नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। चौथे चरण को लेकर शाम तक घोषणा की संभावना। प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक 145 संक्रमण की पुष्टि। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1178 हुई। बिहार बोर्ड ने भारी गड़बड़ियों के कारण एसटीईटी परीक्षा 2019 को रद्द करने का किया फैसला। और प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ा। पटना सहित कई जिलों में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। कल से चौथे चरण की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ रियायतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा था कि 18 मई से पहले चौथे चरण से संबंधित जानकारी दे दी जाएगी। आज शाम तक लॉकडाउन के चौथे चरण के संबंध में औपचारिक घोषणा की जा सकती है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए घोषित पैकेज के तहत बड़ा कदम उठाते हुए देश में रक्षा उत्पादन क्षेत्र और कोयला खनन में निजी भागीदारी को और बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा खनिज, नागर विमानन, बिजली वितरण, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र पर केंद्रित बड़े सुधार की घोषणा की गई है। इस पहल से देश में पूंजी निवेश बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उत्पादन में निजी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हथियारों और उसके कल पुर्जों की सूची बनाई गई है, जिनका अब आयात नहीं होगा और उनका उत्पादन स्वदेश में ही किया जाएगा। सरकार इस तरह के आयात को रोकने के लिए वार्षिक आधार पर योजना बनाएगी और उसे अधिसूचित करेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सके, सेना को और अच्छे हथियार मिल सके, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। और दूसरा रिफॉर्म्स, जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा और जो जीएसक्यूआर हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने राजस्व बंटवारे की प्रणाली के जरिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। नागर विमानन क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने भारतीय वायु क्षेत्र का केवल 60% वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए घोषणा की है कि अधिक वायु क्षेत्र की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इस क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का लाभ होगा, क्योंकि इससे वाणिज्यिक उड़ानों के लिए ईंधन और समय में काफी कटौती हो सकेगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के 6 और हवाई अड्डों की नीलामी सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित आर्थिक उपायों का स्वागत किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस घोषणा में कोयला, खनिज, रक्षा, उड्डयन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि घोषित उपायों और सुधार कार्यक्रमों से रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे और आर्थिक बदलाव में मदद मिलेगी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमित 145 नए मरीजों के आने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1178 हो गई है। कल सबसे अधिक मधुबनी जिले में 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। नए मरीजों में बांका जिले के 18, पूर्णिया के 17, नवादा, शेखपुरा, जमुई के 9, गोपालगंज के 8, बेगूसराय के 7, पटना और भोजपुर के 6, कटिहार और भागलपुर के 5, औरंगाबाद और समस्तीपुर के 4, मुंगेर और वैशाली के 3, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और सीवान के 2 तथा नालंदा, कैमूर, लखीसराय, शिवहर, पूर्वी चंपारण और जहानाबाद जिले के 1 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 106 हो गई है। इनमें से बिहार सैन्य पुलिस 14 बटालियन के 26 जवान भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अब तक 453 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। सबसे अधिक 125 लोग मुंगेर जिले में संक्रमित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी प्रवासी पैदल अपने गृह जिलों तक न आए। ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। इधर उन्होंने प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की नियमित साफ सफाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में इन जगहों के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन केंद्रों में नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था और नियमित निगरानी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद लेने को भी कहा है। श्री कुमार ने नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को खुलवाने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने एईएस की रोकथाम के लिए भी कदम उठाने को कहा है। उन्होंने मानसून को देखते हुए सुरक्षात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के प्रवासी कामगारों का अपने गृह जिलों तक आने का सिलसिला जारी है। आज 45 ऐसी विशेष ट्रेनों का प्रदेश में आने का अनुमान है। इससे 62,000 से अधिक कामगारों और फंसे हुए लोगों की घर वापसी की संभावना है। बिहार की सीमा पर फंसे कामगार लोगों के लिए भी विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। गोपालगंज से 3 विशेष गाड़ियां जिलों के लिए चलाई जा रही हैं। इसके तहत सुपौल, अररिया तथा मधुबनी जंक्शन तक गोपालगंज के जलालपुर स्टेशन से ट्रेन शुरू की गई है। इनका ठहराव खगड़िया, समस्तीपुर, सहरसा स्टेशन पर भी है। वहीं अररिया और मधुबनी से खुलने वाली गाड़ियां वैशाली, बरौनी, पूर्णिया स्टेशन होते हुए जाएंगी। गोपालगंज मधुबनी ट्रेन का ठहराव छपरा, समस्तीपुर और दरभंगा जंक्शन पर होगा। इधर कैमूर के कर्नासा स्टेशन से भी स्थानीय ट्रेन शुरू की गई है। कैमूर कटिहार विशेष गाड़ी का ठहराव दानापुर तथा बरौनी जंक्शन पर, जबकि कैमूर से अररिया के बीच चलने वाली ट्रेन कटिहार और पूर्णिया स्टेशन पर ठहराव किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर में विभिन्न राज्यों से अब तक कुल 1074 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। पिछले 15 दिनों में इन रेलगाड़ियों के जरिए 14 लाख लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे प्रवासी कामगारों की सुरक्षित और तेज वापसी सुनिश्चित करने के लिए रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जिले से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के जिलाधिकारियों से फंसे श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थलों की सूची तैयार करने और राज्य नोडल अधिकारियों के जरिए रेल विभाग को आवेदन भेजने को कहा है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रदेश के 14 लाख नए परिवारों को अनाज दिए जाएंगे। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि राज्य से प्राप्त परिवारों की सूची की जांच की जा रही है ताकि नामों का दोहराव नहीं हो। श्री पासवान ने कहा कि जांच के बाद अनाज आवंटित कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है। बेगूसराय और नवादा जिले के कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं बेगूसराय का निवासी हूँ, रतनपुर रेशमपुर चतुर्भुज वार्ड संख्या 20 से। मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से जो जनधन योजना की तरफ से चलाया गया योजना, उसके 500 रुपया खाता में आया। बाद राशन पीला कार्ड में मिला। हमारी माँ के खाता में गैस सिलेंडर फ्री में आया। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूँ जो मुझे संकट के समय में मुझे बाल बच्चा का खाने पीने का अनाज दिया। मैं खा रहा हूँ। घर कौआरा, जिला नवादा, थाना नारजीगंज। नरेंद्र मोदी हमको गैस दिए है, खाना बनाने के लिए खा रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। अनाज वितरण के गड़बड़ी के मामले में राज्य भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 800 दुकानों को सील कर दिया गया है। वहीं 259 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गड़बड़ी के सबसे अधिक मामले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आए हैं। इसमें हर लाभार्थी को मुफ्त 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलो दाल दिया जाना है। सबसे अधिक पटना में 69 और बेगूसराय में 54 पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन के दौरान उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ 28 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। इधर पटना प्रमंडल में किताब के साथ चश्मा की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारियों से कहा कि दुकान खुले रहने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं। पटना के जिला अवर निबंधक सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि निबंधन कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे। कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने कहा कि निबंधन के लिए ऑनलाइन अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पटना पुलिस लाइन में बिना मास्क वाले पुलिसकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह कदम कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें 6 एसडीओ शामिल हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार के बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार 50 लाख मजदूरों को रोजगार देने की कार्य योजना पर काम कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा पिछले 28 जनवरी को 317 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 2,47,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद बिहार बोर्ड ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। उसी समिति की अनुशंसा के आलोक में यह परीक्षा रद्द की गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS नीलकमल थे। बोर्ड ने फिर से परीक्षा आयोजित करने की अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेज दी है। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोगों को गर्मी सताने लगी है। पछुआ हवा के कारण पिछले 2 दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पटना सहित कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे इन इलाकों में गर्मी से राहत मिलेगी। इधर भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मानसून 13 जून को प्रवेश करेगा। इस वर्ष मानसून का प्रदर्शन सामान्य रहने की उम्मीद है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार बोर्ड द्वारा STET परीक्षा 2019 को रद्द करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही प्रदेश में कल 145 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक हिन्दुस्तान ने प्रवासी मजदूरों को खाना दिए जाने से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, क्वारंटीन केंद्रों पर बासी खाना दिया तो कार्रवाई। दैनिक जागरण ने पटना जिला प्रशासन के आदेश से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है, अब खुल सकेंगे आंख के अस्पताल, स्टेशनरी व चश्मे की दुकानें। प्रभात खबर ने प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की रफ्तार पर चिंता जाहिर करते हुए लिखा है, 16 दिनों में 2.5 गुने से अधिक बढ़े मरीज। दैनिक भास्कर ने लॉकडाउन 4 में दिए जाने वाली रियायतों से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, घरेलू उड़ानों और बसों को शुरू करने जैसी छूट संभव। दैनिक आज ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, जबरदस्त आर्थिक नुकसान से सबको लगेगी चोट। और अब अंत में मुख्य समाचार। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। चौथे चरण को लेकर शाम तक घोषणा की संभावना। प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक 145 संक्रमण की पुष्टि। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1178 हुई। बिहार बोर्ड ने भारी गड़बड़ियों के कारण STET परीक्षा 2019 को रद्द करने का किया फैसला। और प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ा। पटना सहित कई जिलों में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।